आ चुके हैं और भी बच्चे धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके साथ कहीं ना कहीं मैंने एक स्क्रीन शेयर की हुई है जिस पे वेलकम लिखा हुआ है। क्या वो आपको विजिबल है? और जो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही है? ये दो बातें अगर कंफर्म है तो फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। ज़्यादातर बच्चे जिनको आना था वो लाइव आ चुके हैं या बहुत सारे। गुड मॉर्निंग निशद, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों के साथ हम लोगों की काफ़ी पहली क्लास भी रही है और अब ये दूसरा ये जो शेड्यूल्ड है ये भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और इनको चीज़ों को दोबारा से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम सारी बातें अभी यहीं पर कंफर्म कर लेंगे। हाँ तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम निशद। बहुत ही जो मेरी पहली क्लास मिस करता है उसको फिर पूरी जब तक वो पढ़ता है ना उसको फिर समझ में नहीं आता कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो निशद फातिमा जी आपके साथ ये आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज पहली क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। आपने बहुत बार बचपन से लेकर आज तक इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। हमेशा कॉम्प्लिकेशंस उसकी नज़र आती होंगी और बहुत अच्छी भी आती होगी, तो फिर भी आपकी जो इन्हेंसमेंट है वो इस कोर्स को करने के बाद ज़रूर होगा। इसे इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिलीवर कर दिए जाए, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं या आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की स्थिति में आप अपने आप को पाएं, या कोई लेटर लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, किसी बात को अंडरस्टैंड करना हो, इन सब बातों के लिए कहीं ना कहीं रीजनिंग के साथ साथ ये जो इंग्लिश की लैंग्वेज की जो क्लास है ये आपको बड़ी हेल्प करती है। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इसमें आपकी रीजनिंग हेल्प करता है कि क्या पूछा गया है, कितना जवाब देना है, कितनी बात लिखनी है, वो रीजनिंग हेल्प करती है। और लिखना कैसे है, क्या सेंटेंस यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, किस तरीके से लिखना है, इसमें आपकी हेल्प करती है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और सबसे पहले तो वही जो मैं आपसे कह रहा था, आपका स्वागत है आपका कहीं ना कहीं चौक एंड डस्टर अकेडमी की तरफ से। ये जो एग्ज़ाम, ये जो आपको कहीं ना कहीं कोर्स है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इस कोर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे या किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। हाँ तो आपकी सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज की क्लास में, और आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत मैं चौक एंड डस्टर अकेडमी की तरफ से कर रहा हूँ। मैं शान आपका टीचर। आपको पहले भी कई बार मेरे साथ पढ़ने का मौका मिला है या मुझे आपके साथ आपको पढ़ाने का मौका मिला है, कोई भी बात हो सकती है। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है और आगे भी हम इस जर्नी को आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। इस ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है, भले ही डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, इट इज़ टोटली अप टू आवर ब्रेन। ये हमारे दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ हमें समझाई जा रही है उस समझाए जाने में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारी कंफर्म हो रही हैं। हमारा कोई डाउट तो नहीं रह जा रहा है, हमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जो हम पूछना चाह रहे हैं पूछ नहीं पा रहे हैं। हालांकि रीजनिंग की क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो मैं किसी दिन टाइम निकाल के वो भी पूरे करूँगा, लेकिन क्योंकि इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है तो इसको भी पढ़ाना ज़रूरी था। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जो ये क्लास ले रहे हैं, आज जो आप ये क्लास लेंगे इंग्लिश की, ये किस किस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, इंग्लिश ग्रामर आपको ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और उसमें अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसमें ही ये हेल्प करेगा। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा ये जानना होता है कि भाई किन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं सूटेबल है, या इसके लिए कहीं ना कहीं टारगेट एस्पिरेंट्स कौन से हैं, कौन है टारगेट जिसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए है या नहीं है, आप एस्पिरेंट्स इसके लिए हो या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, एसएससी बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। सबसे जो कहीं ना कहीं इसमें जो एडवांटेज होती है इस पेपर में, एसएससी में जो भी बच्चे उसकी तैयारी करते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना होता है, क्योंकि 250 नंबर का पेपर आता है अंग्रेजी का। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का 250 नंबर का पेपर आता है 700 में से। आउट ऑफ 700 250 मार्क्स कंटेन इन इंग्लिश ग्रामर। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। लगभग 1/3%, लगभग 33% आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से कवर कर सकते हो। उसके बाद डी ट्रिपल एस बी यानी कि जो भी बच्चा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहता है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है ये उनके लिए यूज़फुल है। वेदर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, पीजीटी के लिए जा रहे हो, प्राइमरी के लिए जा रहे हो, या किसी भी और एग्ज़ाम्स के लिए या किसी स्पेशल कैटेगरी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हो,
तो DSSB में इसको ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जामिया, AMU, JNU मैंने 2 लिखे हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है उन सब में हेल्पफुल होती है। खासकर जामिया AMU के जो B.Ed एंट्रेंस है उसमें तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आपके आसपास कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा पेरेंट्स है या कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उन्हें कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है या किसी DSSB का या किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन SSC का, बैंक का, रेलवे का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे दिल्ली पुलिस CPO का एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को भी इस तरीके के एग्ज़ाम देने हैं तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस बैच को ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिसिटी, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मैं बहुत रेयरली ही बैच लेके आता हूँ इंग्लिश ग्रामर या किसी भी चीज़ का। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग बेनिफिट हों और मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर हो, क्योंकि जितनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर होगी उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा। तो जामिया AMU के B.Ed एंट्रेंस में भी इसकी हेल्प होती है। अगर आप TGT का, PGT का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस भी तरीके का, चाहे कहीं भी दे रहे हों, तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर का, लैंग्वेज का एक पेपर आता है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। क्यों आता है लैंग्वेज का पेपर? बेसिकली बात यह है, वो इसलिए आता है माय डियर, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जहाँ पर पढ़ाएंगे या जहाँ पर आप जा रहे हैं वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको पता है कि हर तरीके के लोग आते हैं। तो वहाँ पर आपको हर तरीके के जब लोग आते हैं तो आपको अपनी बात उन्हें समझाने के लिए एक लैंग्वेज तो चाहिए ही। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम लेते हैं ताकि आपको जो भी नोटिस या ऑर्डर दिया जाए आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी के साथ आप CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप कोई भी बैचलर डिग्री है, कोई भी बच्चा है जो इंटर में है और उसको CUET देना है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो अभी इंटर में है, इंटर के बाद उसे अगले साल CUET देना है, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। उसको जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा कंप्लीट बैच मैंने बनाता हूँ, इसको जब मैं पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको किसी और टीचर की और किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। हालांकि ये बैच जो अब बना है ये आपका बेसिकली जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं उसको देख के बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो किसी भी जामिया AMU के एंट्रेंस की या DSSB की किसी एग्ज़ाम की या कॉमन जो टेस्ट है उसकी अगर तैयारी करना चाह रहा है और उसको पता है उसमें इंग्लिश आएगी, तो इस बैच को वो ज़रूर ज्वाइन करे। उसको इतना बेनिफिट होगा जितना उसको किसी और बैच से नहीं होगा। और इसके लिए जो फ़ीस आपकी रखी गई है उस फीस में मैं आपको बता रहा हूँ इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये बैंक के लोग, कुछ लोग होते हैं जो बैंक की भी तैयारी करते हैं, बैंक में भी सेम ग्रामर आती है, क्योंकि ग्रामर सारी सेम है, बस उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ और इजी हो जाते हैं, ग्रामर सब में सेम होती है। तो दिस इज़ ऑल, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये किस किस लोगों के लिए ये बैच है। इन सब लोगों के लिए ये बैच है। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर होता है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, और उसे ज्वाइन करने के बाद उसे कभी भी जीवन में जो सबसे अच्छे 700 या 800 रुपये उसने खर्च किए होंगे वो सबसे 700-800 रुपये उसके सबसे अच्छे इस बैच को ज्वाइन करने के होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए, हम बेसिक अपनी क्लास की तरफ चल रहे हैं, बिलाल अंसारी, दिल मोहम्मद अंसारी, यही बैच है। अभी जो पढ़ूंगा यही बैच है। दिल मोहम्मद कह रहे हैं अभी जो पढ़ूंगा यही बैच है। मैं समझ नहीं पा रहा दिल मोहम्मद अंसारी आपकी बात। यही बैच है। बिलाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशत फातिमा है, दिल मोहम्मद अंसारी है, आप सभी लोग यहाँ पर हैं। मोहम्मद शौकीन भी हैं। यही बैच है जिसके बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल इसी बैच के बारे में कह रहा हूँ। ये जो इंग्लिश का ग्रामर का आपका बैच है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये जो मैंने स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि सर ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि इस बैच को आप पढ़ाओ, क्योंकि ये मैं स्पेसिफिकली एक अलग प्लेटफॉर्म पे बैच को लेता हूँ, और इस बैच को मैं पहली बार चौक एंड डस्टर अकेडमी पे ले रहा हूँ। और मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं आप सभी लोगों को, और जितने भी लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी से जुड़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश की एक बैच मैं ज़रूर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको धीरे धीरे हम कंटिन्यू करें, एक साथ आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इंग्लिश की वजह से या ग्रामर की वजह से पीछे रह जा रहे हैं,
खासकर आप देखेंगे कम्युनिटी से रिलेटेड जो बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं चाहता हूँ कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर दूँ, उनका ग्रामर बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो फिर इंग्लिश से ना घबराए। और इंग्लिश आने से सिर्फ देखिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो नहीं होता। मैं आपसे कहूँ कि आपको अंग्रेजी आ गई, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इंग्लिश आ जाने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस अनबीटेबल होता है। आप फिर कहीं भी जाके कुछ भी जाके कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद का भी मन था और फिर सर की रिक्वेस्ट भी थी कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बैच लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही से स्टार्ट किया जाए, जो लोग मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मैं रीजनिंग की और इंग्लिश की दोनों की क्लासेस लेता हूँ। एक दो सब्जेक्ट्स और हैं जो मैं ले लेता हूँ जिनमें मेरी पकड़ अच्छी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सिंपली अगर बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँ तो इंग्लिश जो है वो मेरा पहला प्यार है। यानी कि इंग्लिश मुझको पढ़ाना रीजनिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। रीजनिंग भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ी होगी। कौन कौन है जो रीजनिंग बैच में भी था? शायद दिल मोहम्मद का भी नाम मुझे याद आ रहा है, और निशत फातिमा भी शायद थी रीजनिंग के बैच में। तो आप सब लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से जानते हैं। और जब आप लोग मुझसे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट हाउ गुड और हाउ इजी इंग्लिश कैन बी, कि इसको कितने अच्छे से और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ भी जा रही है और मेरी स्क्रीन भी आपको शो हो रही है। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कोई भी रिप्लाई और कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। किसी तरीके का कोई इश्यू तो नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओके, वॉइस एंड क्लियर, ओके, कोई इशू नहीं है, नो इशू नो इशू। चलो थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो मैं आपको सभी बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये बैच किन किन के लिए है। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दो, ये रोड मैप इंग्लिश ग्रामर का किन किन बच्चों के लिए है, ये कौन कौन बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने सुना है वेरी गुड। एसएससी जनरल, डीएसएसबी के जो भी एग्ज़ाम है, जामिया एएमयू के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीयूईटी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बैंक होता है, यूजीसी नेट में जो 2 4 5 नंबर की इंग्लिश आती है वो भी आती है। अगर आप में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए, नेट के एग्ज़ाम में भी ये कहीं ना कहीं आता है। अब रोड मैप है इंग्लिश का। अब देखिए सबसे पहले ना कहीं पर भी जाते हैं, जैसे आप लोगों को अब अपने घर से कहीं कॉलेज जाना है या किराना स्टोर पे भी जाना है, तो सबसे पहले आपको ना कहीं ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से किराना स्टोर पे जाना है। या सपोज कीजिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक खरीदनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो बुक कहाँ मिलेगी, तो आप वहाँ जाएंगे। यदि आपको ये ही नहीं पता है कि मुझे वो बुक कहाँ से मिलेगी, तो आप निश्चित रूप से कभी भी उस दुकान तक नहीं पहुँच पाएंगे, ना उस बुक तक पहुँच पाएंगे। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को पढ़ने की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखिए अभी आप इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश की जब तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, क्या पढ़ना होता है, क्या क्या आता है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। ग्रामर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने बचपन से ना पढ़ी हो। आपने 5th 6th से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, 6th क्लास से, और आप 12th तक इस ग्रामर को पढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होता है कि हम उसको इन लाइफ उसे क्या नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और जब हम इन लाइफ उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो फिर हम उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, और इंटरेस्ट छोड़ने के कारण ये होता है कि हमारी जो ग्रामर है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। हम बोल सकते हैं इंग्लिश, लिख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन एग्जैक्टली जब उसे वैसा लिखना चाहिए जैसा उसे लिखा जाना चाहिए तब हम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश को मैं बेसिकली आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ग्रामर में पढ़ना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए इंग्लिश में एक पार्ट तो होता है ग्रामर का, एक तो पार्ट है ग्रामर और दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस और डिस्कशन का। इंग्लिश अगर आपको अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, तो वो 2 तरीके से हो सकती है। पहली कि आपका कहीं ना कहीं जो ग्रामर वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, यदि आप कह रहे हैं सिर्फ ग्रामर से क्या मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, दैट इज़ अ हाफ ट्रूथ, वो आधा सच है। आपको उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस और डिस्कशन से मतलब जो आप आसपास अपनी चीज़ें देखते हो, आप लोगों से जो बातचीत करते हो, जो डिस्कशन करते हो, वो भी इंग्लिश का ही पार्ट है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वेदर इट इज़ ग्रामर और कम्युनिकेशन, जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, दोनों के लिए सेम बात है। चाहे आप ग्रामर पढ़ें,
चाहे आप प्रैक्टिस करें उसकी या डिस्कशन करें, वो सब किस चीज़ का पार्ट है, इंग्लिश को इम्प्रूव करने का पार्ट है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्रामर वाले पार्ट की ओर कि ग्रामर हमें किन चीज़ों में हेल्प करती है। जो ग्रामर वाला पार्ट है वो हमें किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो ग्रामर वाला पार्ट जब आप देखेंगे, सबसे पहले जो ये आपकी हेल्प करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एरर को स्पॉट करना होता है। एरर को स्पॉट करने वाला जो होता है उसको कहीं ना कहीं आपको फाइंड करना होता है कि किस तरीके का ये पेपर है। स्पॉट में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कोई गलती होगी, जैसे यू इज़ माई फ्रेंड, एक सेंटेंस दे दिया यू इज़ माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, तो यू के साथ इज लगा दिया, जबकि आपको पता है यू के साथ आर आना चाहिए, तो यू आर माई फ्रेंड। तो ऐसे ही कोई एरर आता है सेंटेंस में, वो आपको स्पॉट करना होता है, तो इसे ही स्पॉट द एरर बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें एक लाइन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी दे दी जाती है जिसका सेंस सही नहीं है, उसको ठीक करना होता है, उसको ठीक करना होता है। सेंटेंस तो सही होता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती है जिसको इम्प्रूव करना होता है। जैसे पहले वाले स्पॉट द एरर में तो गलती दी होती है, जबकि इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, एक ऐसा कोई चीज़ दी जाती है जिसे आपको हटा के दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट सेंटेंस चुनना होता है। वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। थर्ड चीज़ होती है फिल द ब्लैंक्स। आपको ग्रामर आती है तो आप जो फिल द ब्लैंक्स हैं, यानी कि जैसे आपने बचपन से स्कूलों में देखा होगा, रिक्त स्थान भरिए, एक खाली जगह छोड़ दी जाती है और आपसे पूछा जाता है बताइए यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, जो ब्लैंक है उसे किस चीज़ से फिल करें, कौन से वर्ड से फिल करें, इसी बारे में ये बात कहता है। रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस इसका मतलब है आपको 4-5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे अलग अलग ऑर्डर में और आपसे पूछा जाएगा कि इन सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलिए, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलिए, तो उनको आपको ABCD के क्रम में ऊपर नीचे करके लिखना होगा, जिसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। ये सब तो ग्रामर आपके पढ़ने में हेल्प करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको पता चला कि ग्रामर आपकी किस चीज़ों में हेल्प करता है। तो ये तो है ग्रामर को पढ़ना क्यों होता है। जब हम पढ़ेंगे तो अब हम ये पता करेंगे कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर क्या क्या हैं, ग्रामर में आपको पढ़ना क्या क्या होता है। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल द ब्लैंक्स, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, ये सब होंगी कैसे और मैं कैसे कहीं ना कहीं क्या कर पाऊंगा, अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊंगा किन्हीं भी चीज़ों के सामने। तो ये जो ग्रामर वाले पार्ट से आपको इन चीज़ों में हेल्प मिलती है, एरर को स्पॉट करने में, सेंटेंस को इम्प्रूव करने में, ब्लैंक्स को फिल करने में और सेंटेंस को रीऑर्डर करने में। अब बात यह है कि ये सब करने के लिए मुझे पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ ग्रामर में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको पढ़ना होता है वर्ब। वर्ब के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं ना कहीं मोडाल्स, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कह देते हैं। मोडाल्स ये होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, वैन, वुड, ये सब जो होते हैं मोडाल्स होते हैं। उसके बाद आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में जैसे इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब हम वो ओवरव्यू को अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ ग्रामर को कहीं ना कहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहले वर्ब पढ़नी होती है। वर्ब के अंदर ये 4 कैटेगरी हैं, ABCD, एप्लीकेशन ऑफ टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वर्ब के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नाउन, आपको नाउन पढ़ना होता है। उसके बाद नाउन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज प्रोनाउन, जिसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर्टिकल। नाउन में आपको पता ही है, बचपन से आप लोगों ने रटा हुआ है, लेकिन आपको अब ये जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो एक अलग ही तरीका होता है, उसमें आपको पढ़ने का अलग मजा आता है। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं वो प्रोनाउन होते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, द कहाँ लगना है, लेकिन जब आप इसे एज ए ग्रामर के रूप में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतना डिफिकल्ट भी हो सकता है तीनों को लगाना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, जब किसी चीज़ की आप कहीं ना कहीं जब इम्पोर्टेंस बताते हैं, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता बताई कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। ही इज़ अ टॉल बॉय, वो लड़का लंबा है, तो टॉल उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब होता है जब कोई काम करने का तरीका बताया जाता है, जैसे वो काम बहुत तेजी से कर रहा है,
एडवर्ब है, क्योंकि काम का क्या बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है, एडवर्ब से बताया जा रहा है। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, इन, ऑन, एट, विद, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होती है। इनको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बात करेंगे। कंजंक्शन, जब भी कोई दो चीज़, दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस जुड़ती हैं तो कंजंक्शन से ही जुड़ती है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, वाइल हो गया, व्हेन हो गया, ये सब क्या होती हैं, कंजंक्शन होती हैं। इसी के अलावा आप देखेंगे वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस होती है। इसके बाद नरेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनको सेंटेंसेस को बोल देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो किसका पार्ट होती हैं, ग्रामर का। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट क्या है, ग्रामर का पार्ट है। ये सब चीज़ें आपको ग्रामर के पार्ट्स में पढ़नी होती हैं। वैसे तो ये सब आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आई डेफिनेटली श्योर, आई एम श्योर कि आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई हैं और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी भी। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो आपके एकेडमिक्स की तरह से नहीं आते, जैसे स्कूल्स में आते हैं ना, उस तरीके से नहीं आते। क्वेश्चन उन्हीं बुक से आते हैं लेकिन उस तरीके से पूछे नहीं जाते, पूछे थोड़े से अलग तरीके से जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट्स ऑफ ग्रामर में आपने चीज़ें देखी हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। आप देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है पढ़ने के लिए। आप सोचे कि भाई पता नहीं कितना सिलेबस है, कवर होगा या नहीं होगा, वो सब बातें बहुत क्लियर नहीं हो रही होंगी आपको। लेकिन पार्ट्स ऑफ जो ग्रामर है यही है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। तो छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप लोगों को सिलेबस देख के डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोगों को एक क्लियरली एक कंफर्म हो कि मुझे पढ़ना क्या है। तो इसीलिए शौकीन मैंने ये कहीं ना कहीं ये पहले क्लियर किया कि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को देख लिया आपने कि ये हम लोग पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखिए इनको पढ़ने का दो तरीके हैं। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ ग्रामर मैंने आपको बताई, इनको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनकी एक पूरी डिटेलिंग है, पूरी डिटेलिंग है। उस डिटेलिंग में आप देखेंगे, उस डिटेलिंग में आप देखेंगे अगर मैं इनको उस डिटेल के हिसाब से पढ़ाऊँ आपको, तो इसका मतलब है कि इसको पढ़ने में कम से कम 4 मंथ्स लगते हैं। 4 मंथ, जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से पढ़ने में इसको लगभग 4 मंथ्स का टाइम लगता है। लेकिन हम उतना टाइम अभी इसको नहीं देंगे, 4 मंथ्स का टाइम अभी हम इन चीज़ों को नहीं देंगे। अभी मैंने इसके लिए आपके लिए इसको ईजी बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 1-2 महीने में वो कवर हो जाए, तो मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट है 80% जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। और उस डिज़ाइन को करने में मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की है और उनके नोट्स मेरे पास हैं। वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा और वही नोट्स से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें। उन्हीं नोट्स को लिखने से एक तो दो चीज़ें बचेंगी, एक तो मुझे बार बार आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा इम्पोर्टेंट चीज़ों को, दूसरा आपको जो लिखना है आपका लिखने का टाइम बचेगा। आप उन नोट्स को प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए और उसको जो जो टॉपिक्स में पढ़ाता जाऊंगा वही आप हाईलाइट करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो हम मैक्सिमम सिलेबस कम टाइम में कवर कर पाएंगे, दूसरा जो भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ड्रॉप कर सकते हैं, तीसरा जो हमारा टाइम बचेगा वो हम प्रैक्टिस में या कहीं ना कहीं जो हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारा मैक्सिमम टाइम लगेगा, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। वो मेरी अपनी प्लानिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स में बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाता है, लेकिन जनरली सारे क्वेश्चन जो हैं वो ईजी आते हैं। इसके बाद देखिए, अब मैंने ये ग्रामर वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से लेकर जो ग्रामर वाला पार्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस और डिस्कशन वाला पार्ट भी आप एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिस या डिस्कशन से सबसे पहले जो आपको हेल्प मिलती है जब आप लोगों से बात करते हो इंग्लिश में, या आप कहीं ना कहीं जब लोगों के साथ डिस्कस करते हो, तो सबसे पहले तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी सबसे पहले क्या स्ट्रांग होती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक पैराग्राफ आता है, उसे पढ़ के आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यही आपने बचपन से देखा होगा, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एक स्टोरी सी आएगी, उस स्टोरी को पढ़ के आपको कहीं ना कहीं अपना आंसर देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट पैसेज विद ब्लैंक्स। अगर आपको नहीं पता है तो एक पैसेज दिया जाता है आपको, और उस पैसेज में जगह जगह ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। आपको उन ब्लैंक्स में बताना होता है कि क्या क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद आप देखेंगे रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। जो सेंटेंस ग्रामर में था, इधर रीऑर्डरिंग द सेंटेंस वही आपकी हेल्प करता है कहाँ, प्रैक्टिस में भी, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पढ़ना आता होगा उतना ज़्यादा आसान तरीके से आप रीऑर्डर कर पाओगे। स्पेलिंग जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो, देखते हो, स्पेलिंग एरर आती हैं, स्पेलिंग कैसे होती है किसी वर्ड की, वो आप देखते हो तो आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी फेमिलियर विद, यानी कि जो प्रैक्टिस है, डिस्कशन है, वो आपको किन किन चीज़ों की करनी है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स जो एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनियम्स हैं जिनमें विपरीत शब्द होते हैं, कि गुड है जैसे उसका बैड होता है, डे है उसका नाइट होता है, एंटोनियम्स होते हैं लेकिन थोड़े अच्छे स्तर के। उसके बाद होमोनियम्स होते हैं। होमोनियम्स का मतलब होता है जो एक जैसा साउंड करते हैं, मीनिंग अलग हो सकता है लेकिन साउंड एक जैसा करते हैं। जैसे एक्सेप्ट, 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 एक्सपेक्ट, ये सारे वर्ड जो है एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब उसके अलावा, और एक्सपेक्ट का मतलब किसी से उम्मीद करना। इनके साउंड एक जैसे लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसी सेंटेंस को एक ही वर्ड में बोल देना ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि किसी सेंटेंस को सब्सटीट्यूट करने वाला वर्ड ही क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे एक वर्ड है, आपने कहा एक व्यक्ति जिसके माँ बाप ना हो, तो आप एक ही वर्ड बोलेंगे अनाथ, ठीक है। तो इस तरीके से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इट इज़ बेटर टू किल, इट इज़, तो जो भी फ्रेजेस होती हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं होता है। जैसे एक्यूलीज हील्स बोल देते हैं, किसी की कमज़ोर नस को एक्यूलीज हील्स बोल देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोल देते हैं, कि भी किसी लड़ाई का जो जड़ है वो क्या है। तो ये सब ईडियम और फ्रेजेस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका सिलेबस होता है। अब देखिए ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, ये ग्रामर वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी मेरे से। इसमें जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। ये जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ये देखिए बेसिकली आपको याद करना होता है, रटना होता है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें सिनोनिम्स भी मिलेंगे एग्जाम में आने वाले, एंटोनियम्स भी मिलेंगे, होमोनियम्स भी मिलेंगे, वन वर्ड भी मिलेंगे, इडियम फ्रेजेस भी। ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये रटने वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट है। कुछ लोग इसके तरीके ढूंढ लेते हैं लेकिन ये सिर्फ किस चीज़ का पार्ट है, रटने का पार्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पार्ट को हमें लर्न करना होता है, याद करना होता है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए क्या शब्द बना है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा सकते। तो बेसिकली ये जो ग्रामर वाला पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको टोटली मैं बताऊंगा। और प्रैक्टिस और डिस्कशन वाला जो पार्ट है, ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। इसकी खुद प्रैक्टिस करने से मेरा मतलब है कि आपको ये पता करना है कि ये सारे शब्द याद कैसे होते हैं, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, होमोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, अगर आपको अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो प्रैक्टिस और डिस्कशन वाला जो पार्ट है ये आपके हैंड पे रहेगा। आपको जितनी भी जोन सी भी बुक आपके पास है, जो भी बुक आपके पास है, उस बुक से आपको इनको डेली 5-5 याद करना स्टार्ट कर देना चाहिए टू इन्हेंस योर नॉलेज। यदि आपके पास टाइम नहीं है, शुरुआत कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सबसे आसान यही होते हैं याद करना, ईडियम, फ्रेजेस वगैरह से। होमोनियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स ये बाद में करिएगा। वन वर्ड्स आपको याद करने में मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मेरी तरफ से मैंने आपको सारी चीज़ें आज लगभग यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं जो भी थी। और इसके बाद थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्लास अटेंड की और मैंने आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ। इसमें कोई भी अब ऐसी चीज़ नहीं बची है जो आपको पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं अभी आपको आज क्लास में कहीं ना कहीं क्लास के बाद आपके साथ जो शेयर कर दूंगा वो पीडीएफ, देखिए मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं आज ही, और आज शेयर कर दूंगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा प्लीज़, ताकि कल की क्लास में जब आप आएँ तो वो प्रिंट आउट आपके पास हो और आप सिर्फ उसको हाईलाइट करें, आप सिर्फ उसको हाईलाइट करें। मैं कोशिश करूँगा
कि लगभग सारा का सारा जो PDF फॉर्मेट में मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको दे दूं। आप उसे प्रिंट आउट करा लेना कल की क्लास से पहले, ताकि जब हम क्लास लें तो वो आपके पास हो और जब हम पढ़ें तो वो आसानी से आपको समझ में आए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा।